तो डाइक्स एंड सिल्स इंट्रूड ड्यू टू द प्रेशर स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन beneath द अर्थ सरफेस कह रहा हो, पृथ्वी की सतह के नीचे दबाव, तनाव और विकृति के कारण डाइक और सिल अंतर्वेधन करते हैं। डाइक क्षतिश रूप से अंतर्वेधन करते हैं। अब अंतर्वेधन क्या होता है, मतलब किसी चीज को वेधना, क्रॉस करना। while sills are the same time of rocks that cut vertically in under land or rock form। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको आपको देखना है। अगर आपने वोल्केनो वाले चैप्टर किया हुआ है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ये सवाल है आपका। ठीक है, लाइक शेयर जो करना होता है, एक परंपरा होती है ना, वो तो कर ही लिया करो आप लोग, अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो, दूसरा तीसरा इधर उधर। ठीक है, या तो हम बिल्कुल भी सोशल मीडिया इधर उधर ना रहे तब तो अच्छी बात है। हम बहुत सारी वो चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया में या बाकी जगह में जो एक स्टूडेंट को नहीं भी देखनी चाहिए, कोई बात नहीं, उतना चलता है। तो ये तो काम की चीज़ है, थोड़ा सा कर सकते हैं। तो बताओ फिर आंसर क्या होगा इसका। पहले तो समझना आपको कि डाइक क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डाइक किसको बोलोगे आप। ठीक है, एक ये समझना है आपको, दूसरा आपको सिल को समझना है, डाइक और सिल को समझना है। तो कोई आंसर आया इसका, अच्छा सवाल है। ओनली वन इज करेक्ट। एक आंसर मेरे पास आया है भावना का, ओनली वन इज करेक्ट। क्या सही चीज है ये, केवल एक सही है, बताओ। फिर केवल दो सही है, एक और दो दोनों है, न तो एक न तो दो। क्या है इसका आंसर, ये बताओ आप। देखो सीधी सी बात है, होता क्या है ना, मैं आपको चीज बताऊं इसका रीजन क्या, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये अर्थ है, सरफेस है, तो नीचे सेमी मॉल्टन मॉल्टन स्टेज में रॉक्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, अब ये मैग्मा जो है ज्यादा गर्म होता है तो ये बाहर की ओर आने की कोशिश करता है। ठीक, अब ये बाहर की ओर आने की कोशिश करता है। अब बाहर को जब आता है तो इसके इस हिस्से में जैसे जैसे बाहर की ओर आएगा ना, तो इस हिस्से में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी। भैया अपर सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो आप यहां पे खड़े हो मान लो, तो आपके नीचे किस टाइप की ये रॉक्स हैं जो व्हाइट वाली हैं, ये सेडिमेंट्री टाइप की अवसादी चट्टानें हैं, यानी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से बनी हुई। कल परसों क्लास में बताया था मैंने आपको। अब होता क्या है जनरली कि यहां से जब नीचे से मैग्मा आता है, क्यों क्यों आता है, क्योंकि गर्म है, प्रेशर रिलीज होगा तो बाहर की ओर आएगा। अब ऐसा बहुत समय होता है, बहुत बार होता है कि ये पूरा का पूरा बाहर आ जाए। अगर ये पूरे का पूरा बाहर आ गया, ऐसे बाहर फैल गया, तो इसको क्या कहते हैं, अंतर्वेदन कहते हैं ना इसको, इंट्रोड्यूट जो लिखा था उसने। तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो इस टाइप से जो बाहर आके फिर ये बनेगा लावा। लावा बनेगा, एग्जिट करेगा बाहर लावा, नीचे मैग्मा है, बाहर लावा है। तो जब ये बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी वाह्य आग्नेय चट्टानें। आग्नेय क्यों बोला, कल परसों बताया था, प्राइमरी रॉक्स है। आग्नेय मतलब जो आग से बनी है, आग का मतलब यहाँ पे मैग्मा से है। मैग्मा अंदर वाला हिस्से में कहते हैं जमीन के अंदर, बाहर आ गया तो लावा कहते हैं। तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टानें जो बाहर आ जाती है, जैसे लावा का पठार, जिससे बाद में काली मिट्टी बन जाती है, क्रेटर, कॉल्डेरा, ज्वालामुखी, शंकु, कोन, जो भी आप समझते हो, सब एक्सट्रूसिव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैग्मा पूरे का पूरा बाहर नहीं आ पाता है, कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर जमीन के नीचे आता है, लेकिन पूरा बाहर नहीं आ पाता। हो सकता है उसके बाद उतनी पावर न रहो, ऊपर वाला सरफेस थोड़ा हार्ड हो, जो भी है, बाहर नहीं आ पाता, तो अंदर ही वो जम जाता है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज्यादा था तो वो अलग स्टेज में था। बाहर आके थोड़ा सा यहाँ या टेम्परेचर कम हो गया तो धीरे धीरे सॉलिड हो जाएगा, ठंडा हो गया। तो वो जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो अवसादी चट्टानें हैं ना आपके पास, ये वाली ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब ये मैग्मा आएगा, अब ऐसे समझो ये सब जमीन के नीचे है, या आप यहां खड़े हो, तो कई बार ये मैग्मा यहां तक आता है और ये ऐसे सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो जाता है मतलब ठंडा होकर ठोस फॉर्म में आ जाता है। तो इस टाइप से वर्टिकली कई बार ये आ जाता है, और कई बार ये वर्टिकली ना जमा होके, अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसे हैं, ये पैरेलल मतलब ये मैग्मा था, ये पैरेलल टू सेडिमेंट्री रॉक्स या लेयर्स, इस टाइप से जमा हो जाता है। तो ये पैरेलल है, वो वर्टिकल है। वर्टिकली जब जमा हो जाता है तो इस टाइप की चट्टानों को हम डाइक कहते हैं, और जब पैरेलल टू सेडिमेंट्री रॉक्स जमा हो जाता है तो इसको हम सिल कहते हैं। तो ये है। अब मुझे कमेंट करके बताओ, वर्टिकली है तो डाइक है, लंबवत है तो डाइक है,
पैरेलल यानी समानांतर है तो सिल है। क्लियर हो गया। अब इस हिसाब से मुझे बताओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सभी लोग आंसर दें, कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, ओनली वन कई लोगों ने दिया, बिल्कुल सही बात है, ओनली वन इज करेक्ट। क्यों होगा भाई? पृथ्वी की सतह के नीचे दबाव, तनाव और विकृति के कारण। ठीक है, नीचे दबाव है, तनाव है, टेंशन है, प्रेशर है, उसकी वजह से ही तो क्या होगा, डाइक और सिल अंतर्वेद करते हैं, यानी नीचे से प्रेशर पड़ गया ऊपर को, तभी तो बाहर आएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड सही है कि नहीं है बताओ। स्टेटमेंट सेकंड सही है। डाइक इंट्रोड्यूट हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलल, ये कह रहा है कि डाइक ऐसा होता है, जबकि मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी, डाइक लंबवत पढ़ाया था ना, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये वर्टिकल ही होता है। डाइक इज वर्टिकल एंड सिल इज, कहां गया सिलवा, पैरेलल। तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन इज करेक्ट। मेरी बात समझ गए। तो आग्नेय चट्टानें या दो टाइप की आप कह सकते हो कई बार क्लासिफिकेशन में, एक जो जमीन के अंदर ही बनती हैं, बाहर नहीं आ पाती, एक जो जमीन के बाहर आती है ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? कमेंट करो फटाफट, हाँ क्लियर है, ठीक है ना, गुड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इसमें बहुत सारे सवाल बन जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया आपको। अब आग्नेय अंतर्वेदन कह रहा है वो, अंतर्वेदन का मतलब वही हुआ ना, बाहर की ओर आना, इग्नियस इंट्यूशंस। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ो आप, लेकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल, ये सब पढ़ते हैं ना। तो क्या मतलब होता है इसका, इस सारी चीजों को समझेंगे आप। तो कह रहा है कि एक ग्लेकोलिथ एक गुंबद के आकार का अंतर्वेदन शरीर है। कैसा लिखा, लग रहा है कि वो लिखा हुआ है बॉटनी या जूलॉजी टाइप का। इसमें लिखने वाले की गलती नहीं है, ये गूगल ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, आपको यूपीएससी में सवाल ऐसे ही मिलेंगे। ये बात समझ में आई, चाहे आप यहां देखो चाहे आप यूपीएससी में देखो। तो ये जैसा आपको प्रैक्टिस, जैसा आपको खेलना है रियल मैच में, वैसी ही प्रैक्टिस भी हो रही है। इसलिए अगर ट्रांसलेशन कहीं पर गलत भी है तो आप उसको कहेंगे गलत ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ये एक्चुअल ट्रांसलेशन है जो यूपीएससी करता है, ठीक है। बताओ फिर, लेपोलिथ क्या है? ये कह रहा है एक डोम के आकार का है, मतलब ये सीधी सी बात है, जमीन के अंदर ये जमीन है, इसके नीचे अगर कुछ ऐसा बनता है डोम के आकार का, गुंबद के आकार का, उसको लोकोलिथ कहते हैं। अवसादी चट्टानों में के अंदर, जो अभी बताया था, अवसादी चट्टानों के अंदर आता है तो ऐसा बनता है, तो लोकोलिथ कहते हैं। क्या ये बात सही है? एक होता है लोपोलिथ। लोपोलिथ, लोपोलिथ कह रहा है concaved parallel to layers intrusion that are saucer shaped, तस्तरी के आकार का। ये कह रहे हैं जो लोपोलिथ है वो ऐसा होता है, लोकोलिथ डोम टाइप का और लोपोलिथ बेसिन के आकार का होता है। क्या ये सही बात है? ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आएंगे तो बहुत कम लोग करेंगे, इसको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल कम आ रहे हैं आज की डेट में, लेकिन करण अर्जुन आ सकते हैं, 20-22 साल बाद आए थे फिल्मों में। तो फैकोलिथ आग्नेय चट्टानें जो एक विशाल संरचना, एक विशाल और प्रतिरोधी उच्च भूमि बनाता है। एक बहुत बड़ा है फैकोलिथ जो मैसिव है, रेजिस्टेंट अपलैंड रीजन, ऊंचा ऊंचा क्षेत्र बनाता है ऐसे वाला। तो कौन सा कथन इसमें सही है कह रहा हो, क्या ये स्टेटमेंट कौन सा सही है जरा मुझे बताओ। स्टेटमेंट वाइज बताओ। मैं आपसे इसका आंसर एग्जैक्ट सही देने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं आपको ये बता देता हूं कैसे, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर? सारे सवाल हमें आए ये जरूरी नहीं होता। देखो मेरे कंसेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा। कौन सा कंसेप्ट था हमारे पास? ये जमीन है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे है, मान लो हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने गोल बना दिया, आप सीधे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है क्या, इसके नीचे कैसी चट्टान है? अवसादी,
स्टार्टिंग में कैसी होंगी, अवसादी सेडिमेंट्री, यहां भी होंगी वहां भी होंगी ऐसे, तो मैं वो नहीं बना रहा हूं अभी, आप समझ गए थोड़ी देर पहले जो बताया था। अब नीचे से क्या आया, मैग्मा। तो मैग्मा जब यहां से आता है ये बाहर नहीं निकल पाता, यानी सारे के सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के, ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक हो गया, तो ये यहां से आता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर ये मैग्मा ऐसे आता है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ पर, अवसादी चट्टाने जिसको हम लेयर वाली चट्टाने या परतदार चट्टाने भी कहते हैं रॉक्स, अगर ये मैग्मा आया और मैग्मा भाई साहब रॉक्स के पास ऐसे जमा हो गए, इस टाइप से इन्होंने एक रॉक बना दी, डोम शेप्ड, गुंबद के आकार की बना दी। तो इस टाइप का अगर ये बनाते हैं तो इसको हम लोकोलिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोकोलिथ कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये कई बार मैग्मा ऐसे न जाके अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसे आया और ऐसे फैल गया, और फैलने के बाद फिर ठंडा हो गया, और ठंडा होके सॉलिड हो गया। तो एक रॉक बनेगी आपको इस टाइप की, शॉकर शेप और तस्तरी के आकार का और बेसिन के आकार का, जो लिखा था उसमें, विच इज कॉल्ड लोपोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। कई बार मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक्स में इस टाइप से चलता है कि कुछ हिस्सा उसका यहां जमा हो जाता है, कुछ हिस्सा ऐसे जमा हो जाता है, कुछ हिस्सा ऐसे, कुछ हिस्सा ऐसे, मतलब ये थोड़ा यहां थोड़ा यहां थोड़ा यहां। ये आपको याद है कल पढ़ाया था मैंने, ऊपर है तो एंटीक्लाइन, नीचे है तो सिंक्लाइन, ए वाला कल बताया था, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फोल्ड्स में। तो ऐसे, तो इस टाइप की अगर कोई संरचना आपके पास बनती है तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। ध्यान रखना सबके नीचे लिथ आ रहा है, लिथ मींस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बस फर्क ये है कि दिखने का कैसा है। डोम शेड है तो लोकोलिथ, बेसिन वाला शेप है, बेसिन मतलब गड्ढा या वॉश बेसिन होता है जैसे पानी ऐसे जाता है नीचे को, लोपोलिथ, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, फैकोलिथ बहुत ज्यादा फेंकता है, मतलब क्या है, अपने आप ही फेंकता है, मतलब कभी इधर की बात करता है, कभी उधर की बात करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, फेंकने वाला फैकोलिथ। और एक होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे लार्जर मास होता है बैथोलिथ, यानी इसका कोई खास शेप नहीं होता, ये बिल्कुल लार्जर, सबसे ऊंचा और ये सबसे बड़ा होता है। बैथोलिथ मतलब बिग, बैथोलिथ विच इज कॉल्ड बैथोलिथ, सबसे बड़ा बड़ा होगा, संरचना में कोई खास शेप नहीं होता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो सकता है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। और अभी अभी डाइक और सिल आप खुद से जोड़ सकते हो, जैसे ये है, अगर पैरेलल टू सेडिमेंट्री रॉक्स जम गया, मैंने बताया था ना पैरेलल, तो इसको हमने क्या कहा था, सिल। और वर्टिकली ऐसे अगर जम जाती है कोई चीज, इसको हमने क्या नाम दिया था अभी, डाइक। मैं पूरा नहीं बना रहा, शॉर्ट में, ये सिल है, ये डाइक है। ऑल आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, सभी आंतरिक आग्नेय चट्टाने हैं, वॉल्केनिक रिएक्शन से बनती हैं, एक्टिविटी से बनती हैं, बस इसके नाम अलग अलग हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को, सिर्फ नाम है उसके बस। फेंकने वाला फैकोलिथ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लोपोलिथ, लोपो ऐसे वाला, सॉरी, और लोकोलिथ ऐसे वाला, सी। अब मुझे आप आंसर बताओ, आंसर कौन सा होगा इसका, ये सही है या नहीं है। आप ऐसे लिखो अपने ऑप्शन में, 1 इज करेक्ट, ऐसे लिखना, ये मत लिखना, लिखो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कैसे है। तो पहला वाला लोकोलिथ एक गुंबद के आकार का है, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। किस किस आकार का है, ये ऐसा है। लोपोलिथ कैसा है, इस शेप का है। और फैकोलिथ कैसा है, जो हमने बताया था, थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचे ऐसे वाला। लेकिन नीचे फैकोलिथ में क्या कह रहा है कि एक विशाल संरचना है जो विशाल और प्रतिरोधी उच्च भूमि बनाता है, ह्यूज मास। तो फैकोलिथ नहीं होता, वो क्या होता है, बैथोलिथ होता है। तो नंबर 3 इज इनकरेक्ट, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। आंसर क्या होगा, ए वाला। क्या इतनी बात समझ में आई। हालांकि समझने वाली बात कुछ है नहीं इसमें, आपको ये याद करना है बस। फेंकने वाला फैकोलिथ ऊपर नीचे, सी वाला लोकोलिथ, पी वाला लोपोलिथ, बाकी डाइक वर्टिकल शेप, सिल इज पैरेलल। तो ये सब नाम है इसके, समझ गए। और कई बार ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे मैं किसी से रिलेटेड और सवाल बता दूं, जैसे आपके ऑप्शन दिया जाए और ऑप्शन में यहां पे लिखा जाए आपको वॉल्केनिक कोन, ऑप्शन ए दिया जाए वॉल्केनिक कोन, ऑप्शन बी दिया जाए बैथोलिथ, ऑप्शन सी दिया जाए सिल एंड ऑप्शन डी इज डाइक। और वो पूछ दे इनमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, इसमें कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है, नॉट मैच्ड करके सवाल आ जाए, तो ये क्या है, बैथोलिथ, सिल, डाइक,
ये तीनों क्या हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, लेकिन जमीन के अंदर हैं, ये जमीन के अंदर हैं। ऊपर की जमीन अगर हट जाएगी तब ये दिखने लगेंगे। लेकिन जो वॉल्केनिक कोन है वो कहाँ होगा? कोन मतलब ज्वालामुखी शंकु जिसे हम कहते हैं, पर्वत के टाइप का ऊंचा ऊंचा, वो तो आपको बाहर दिख रहा है ना। तो ये एलिवेटेड है, ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, आउटर सरफेस पे है, एक्सट्रूसिव है। तो वॉल्केनिक कोन, क्रेटर, कॉल्डेरा, लावा पठार जो आप देखते हो, प्लेट्यू, वो सब क्या है? एक्सट्रूसिव है। ये लिथ और सिल वाले, डी से सिल, एस से डी से डाइक, एस से सिल, एंड ये लिथ, डीएस लिथ शॉर्ट फॉर्म, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। तो आपके कई सारे सवाल बन गए इसमें। इतनी बात समझ में आई सभी को? बात समझ गए? तो आगे बढ़ा जाए। गुड। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है। ये इजी सवाल है, कई बार इजी सवाल भी देने पड़ते हैं। तो बताओ कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज होता है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताओ, आंसर बताओ जल्दी इसका। हाँ देखो, इसका सिंपल आंसर है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आंसर जरूर दिया करो। विनय कह रहे हैं कि डी होगा। देखो होता क्या है, ये जमीन है, आप यहां खड़े हो जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर जो है अंडरग्राउंड वाटर है कि नहीं? जमीन के अंदर पानी है ना, है। अब हम कहते हैं वोल्केनो आ गया, तो वोल्केनो जब जमीन के नीचे से या मैग्मा नीचे से आएगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी जब भी होगी, जब भी मैग्मा बाहर की ओर आएगा, तो अपने आसपास की जितनी भी सरफेस है, चाहे उसमें रॉक्स हो, चाहे उसमें वाटर नीचे का जमीन का अंडरग्राउंड वाटर हो, पानी हो, उस सब को चेंज नहीं कर देगा। तो जमीन के अंदर जो पानी है, जिस एरिया में जहां भी होगा, उस पानी को किस में बदल देगा? वाटर वेपर में बदल देगा। तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा होती है। अब हम लोगों को समझो, तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? जलवाष्प सबसे ज्यादा होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, वो बात अलग है आपका, है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी होगी, सब कुछ होगा। तो CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तीन खास गैसें इसमें मिलेंगी आपको। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होगी? जलवाष्प। इस सवाल को ध्यान से रखना है। ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को देख के कि तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इजीली कर लेंगे, लेकिन बाद में घर आके पता चलता है ओह ये तो हम कुछ समझे ही नहीं। तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जलवाष्प। अब क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। अगला सवाल, ज्वालामुखी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लावा की चिपचिपाहट मैग्मा में सिलिका और पानी की मात्रा से निर्धारित होती है, यानी वो विस्कस है या नहीं है। उसकी विस्कोसिटी यानी कितना गाढ़ा है, वो डिटरमाइन करता है किसकी वजह से? सिलिका और पानी के हिसाब से सिलिका कितना ज्यादा है। ये स्टेटमेंट आप देखिए कैसा है, सही है या नहीं, पूछ रहा, ध्यान रखना। ज्वालामुखी के मैग्मा कक्ष के अंदर की ओर ढहने से ज्वालामुखी विवर बनते हैं। देखो ऐसे नाम आपको कभी नहीं सुनने में मिलते हैं। क्या लिखा है उसने? क्रेटर। आप हमेशा बोलते हैं ना ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होता है? क्रेटर कहते हैं। और ऐसी लैंग्वेज अगर आप कभी मेंस में लिख दो ज्वालामुखी विवर, एग्जामिनर को बदहजमी हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, उसको डायबिटीज हो ना हो, ये बड़ी अजीब सी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी क्लिष्ट लैंग्वेज को नहीं लिखना है। हिंदुस्तान को जोड़ा है किसने? गुजरे जमाने से लेकर आज तक हिंदुस्तान जो जुड़ा है वो रीजनल लैंग्वेज से जुड़ा है, जो हम आपस में बोलते हैं, खड़ी बोली। बात मेरी समझ में आई? तो बहुत ज्यादा इस टाइप की लैंग्वेज ना तो ये हमारे बस की बात आज थी ना गुजरे जमाने में थी। संस्कृत अच्छी लैंग्वेज है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आम आदमी नहीं बोल पाता उसको। आम आदमी क्या बोलेगा आप सब समझते हो। इसलिए वो बोलना है, वो लिखना है जिसको लोग समझ सकें। तो इसलिए
विवर हम नहीं समझते, हम क्रेटर समझते हैं। अब इस पे नहीं जाना है कि हिंदी का वर्ड है कि इंग्लिश का है, तो क्रेटर ही कहेंगे उसको। ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर। तो वो किससे बनता है कह रहा है? इनवर्ड कोलैप्स। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर ढहने से बनता है। तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। ज्वालामुखी लावा के साथ साथ गैस, राख, चट्टान भी छोड़ते हैं। तो ज्वालामुखी जब निकलता है उसमें गैसेस भी निकलती हैं, राख निकलती है, धूल निकलती है, डस्ट निकलती है, और बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े जमीन को जब बाहर निकलता है तो सार निकलता है। क्या इनमें से कौन कौन कथन सही है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। ये सवाल आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ए आंसर ज्यादा लोगों का आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। मैं आपकी इस परफॉर्मेंस से बड़ा खुश हूं। ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात, ए सही है। ये आंसर आपने बढ़िया दिया है। देखो कैसा है, इसमें आप समझो थोड़ा सा। सिलिका की मात्रा और पानी की मात्रा से ये प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें खास तौर पे सिलिका होता क्या है, देखो जब भी कोई लावा है ना, इसको आप समझ लेंगे, लावा कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है? आप सुनते हो ना अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, अम्लीय और क्षारीय। ये जो अम्लीय और क्षारीय लावा है, इसी से बात बनती है कि ज्वालामुखी कैसा होगा, उसकी क्रिया कैसी होगी, एक्सप्लोसिव होगा, वॉयलेंट होगा कि क्वाइट होगा, कैसा वो उद्गार करेगा, इरप्शन करेगा। और एसिडिक लावा किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? सिलिका की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है, सिलिका परसेंटेज इज हाई, तो हम कहेंगे वो ज्यादा अम्लीय होगा। और सिलिका की मात्रा कम है तो हम कहेंगे कि वो बेसिक होगा। अब सिलिका क्या चीज होती है भाई? जैसे रेता है, बजरी है, ये सब चीजें जो है ना, इसका जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, या जो भी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसको हम सिलिका कहते हैं, ठीक है? तो सिलिका की मात्रा के आधार पर हम उसको एसिडिक और बेसिक कहते हैं। जितना ज्यादा सिलिका होगा उतना ही वो एसिडिक होगा, और उतना ही वो विस्कस होगा, उतना ही वो क्या होगा? गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। मेरी बात समझ गए? उतना ही वो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। तो वो स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ गया, ठीक? अब इसी चीज को मैं थोड़ी देर में फिर से लाऊंगा, ठीक? क्योंकि मैं अगर ये पूरा बता दूंगा आपको तो फिर आप वो जो क्वेश्चन होंगे ना उसको पहले ही समझ जाओगे, अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। अभी आप सिर्फ इतना तक समझो कि ज्यादा विस्कस है, ज्यादा है, तो मुझे कमेंट भी कर देना अगर मैं भूल गया इसको बाद में। तो बिल्कुल सही बात, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, ज्वालामुखी के मैग्मा कक्ष के अंदर की ओर ज्वालामुखी विवर बनते हैं। विवर का मतलब क्रेटर। देखो जब भी कोई क्रेटर बनेगा तो क्या होगा, जब ये जमीन है नीचे से मैग्मा आएगा, तो ये अंदर की ओर धंसने से बनेगा कि बाहर की ओर निकलने से बनेगा? ये जो बाहर की ओर निकलने से बनेगा, आउटवर्ड। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत है इसका, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और तीसरा, ज्वालामुखी के साथ गैस, गैस, राख ये सब छोड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लिखा है पायरोक्लास्ट कोई ज्वालामुखी टुकड़ा है, आर एनी वोल्केनिक फ्रेगमेंट दैट वाज हर्ल्ड थ्रू द एयर बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है? कुछ कुछ चीजों को पढ़ा करो। पायरोक्लास्ट क्या है? हवा के माध्यम से फेंके गए चट्टानी टुकड़े हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? तो पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए एग्जाम में। देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा यहाँ पे, अगर आप रेगुलर बने रहें, कि आखिर सवाल सॉल्व कैसे किया जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप 3 साल मुखर्जी नगर में बितवा दो, या हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चले जाओ, 3-3 साल लगवा लो, 3 साल खाली पढ़ाई कर लो, 10-10 घंटे पर डे, खुला चैलेंज है ये। लेकिन अगर आप तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, आपको कितनी ही नॉलेज है, कुछ भी है, आप यूपीएससी के सवाल समझ के साथ पढ़ ही नहीं पाओगे, जो प्री में दिए जाते हैं, खास तौर पे इस वाले लैंग्वेज में। और इसीलिए प्री नहीं निकलता है। हम सवाल समझ ही नहीं पाते वहां पे क्या हो रहा है करके, लेकिन हम हमेशा ही मजे में रहते हैं। किस मजे में? कि आज हमने क्लास करनी, आज हमने पढ़ना है। अरे पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते रहते हो, उसी के साथ साथ आप एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहो। मेरी बात समझ में आई? इससे क्या होगा, एक तो आपको तरीका पता चलेगा कि सवाल कैसे आते हैं, दूसरा आपको यह भी पता चलेगा कि जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो कि वहां उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा,
आप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करोगे। प्रेशर ग्रुप समझते हो ना, दबाव समूह। ये पॉलिटिकल साइंस और सोशल इश्यूज में पढ़ाया जाता है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप अच्छा काम करिए, बुरा काम ना करिए। तो उनकी अलग अलग हेल्प होती है। कई बार निगेटिव सेंस में भी होता है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव भी लिया जाता है। तो आप एक प्रेशर ग्रुप कब बनोगे? कोचिंग संस्थानों पे, टीचर्स पे, जब आपको पता होगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। जब पता ही नहीं कि सवाल क्या पूछा जा रहा है तो काहे का प्रेशर ग्रुप? ठीक है। तो पायरोक्लास्ट, सिंडर शंकु ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा होता है। सिंडर शंकु एक शंकु है जो सिंडर नाम दिया, सिंडर कौन अभी बताएंगे। डिपॉजिट अराउंड ए वॉल्केनिक वेंट, जो पायरोक्लास्ट सेल टुकड़ों द्वारा बनता है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये बताओ, जल्दी बताओ। 5 का आप आगे लिख सकते हो, 5वें का ये वाला सही है। कौन सा सही है? फाइव का ए कह रहे हैं कुछ लोग। देखो, पहला वाला सवाल बिल्कुल सही है। जैसे वोल्केनो आता है, तो वोल्केनो जब आता है तो जमीन को तोड़ के बाहर आता है वो, ठीक है। और वोल्केनो दो तरीके से आ सकता है। एक तो वोल्केनो आता है किसी दरार के सहारे, इसको कहते हैं फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, है ना। जैसे हमारे यहाँ आप ले सकते हो कि बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स हो गया, कहीं पर प्लेटें एक दूसरे दूर चलेगी तो बहुत लंबी दरार पड़ गई, तो उसमें दरारी उद्भेदन कहते हैं उसको, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। एक तो उस टाइप का आता है। एक आता है जहां पर हम सीधे इस टाइप का माउंटेन जैसा बनता है, क्रेटर टाइप का बनता है ऐसे। एक नली के सहारे आता है। नली का मतलब पानी के पाइप जैसा नहीं, काफी बड़ा होगा, उसको वेंट कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो नली बनती है, जहां से मैग्मा का प्रवेश होता है सरफेस पे, जहां से वो एंट्री करता है, उसको हम वेंट कहते हैं। कहाँ लिखा है वेंट? कहीं वर्ड था ये, वोल्केनिक वेंट, ठीक है। ज्वालामुखी नली कहते हैं उसको। तो दो तरीके से होता है। इसको जो वेंट के थ्रू ज्वालामुखी आएगा तो उसको कहेंगे सेंटर टाइप ऑफ इरप्शन, यानी केंद्रीय उद्गार वाले उद्भेदन, क्योंकि सेंटर से आ रहा है। और जो मैंने कहा एक दरार के सहारे लंबाई में आते हैं, तो उसको हम फिशर टाइप ऑफ इरप्शन कहते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा ज्वालामुखी ज्यादा नुकसान करेगा या ज्यादा खतरनाक होगा, एक्सप्लोसिव कौन सा होगा, ज्यादा विनाशकारी कौन सा होगा। फिशर टाइप ऑफ इरप्शन जो एक दरार के सहारे आ रहा है लंबाई में बहुत ज्यादा उसमें, या एक ऐसे वेंट के सहारे आ रहा है, कौन सा खतरनाक होता है ये भी बताओ और कमेंट करके, और मुझे इसका आंसर। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो जमीन को जब बाहर की ओर तोड़ेगा, रॉक्स टूटेंगी प्रेशर की वजह से, ज्वालामुखी मैग्मा जब बाहर आएगा, तो जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, उन्हीं को हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। कई बार सवाल आ सकता है कि पायरोक्लास्ट या इसके छोटे छोटे वॉल्केनिक बम हो जाएंगे, लेपली हो जाएगा, बहुत सारे नाम होते हैं, ब्रेशिया नाम है, टफ नाम है, कई सारा ज्वालामुखी क्रिया में निकलते हैं, वो दूसरा टॉपिक है। तो उसको हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि ज्वालामुखी सिंडर शंकु। अब शंकु क्या होता है? शंकु का मतलब होता है कोन। तो कोन का मतलब इस टाइप से बनेगा, जो ऊपर को कम नीचे को चौड़ा होगा। तो वो बनता कि नहीं बनता? फॉर्म्ड बाय पायरोक्लास्टिक रॉक फ्रेगमेंट्स। इसके द्वारा वो बनता कि नहीं बनता, ये आंसर है इसका। अब दूसरे वाले को समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखो, ठीक है। या इसको मैं पहले ही बता, ये भी ऑप्शन सही है, दूसरा वाला भी। देखो, सिंडर कोन, सिंडर कोन को हम ऐश कोन भी कहते हैं कई बार, यानी राख शंकु कहते हैं। मतलब सिंडर कोन में ज्यादातर आपको सॉलिड मटेरियल्स का ही इंपैक्ट होता है। इसमें लिक्विड या लावा टाइप की चीजें कम होती हैं, समझ गए ना। तो ये ऐश कोन भी कहते हैं, जो डस्ट और इस टाइप से जो टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े, फ्रेगमेंट, उनसे ज्यादा बनता है। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तो दूसरा आंसर भी क्या है? बिल्कुल सही है, सिंडर शंकु। तो अभी मैं बताऊंगा इसमें सिंडर शंकु क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है आने वाले समय में, और बाकी शील्ड क्या होता है, कोन क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं सारी चीजें अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो फिलहाल ये भी आंसर सही है, लेकिन ये क्यों सही है? वो इसलिए क्योंकि इसको ऐश कोन, या इसमें लिक्विड या लावा का योगदान कम है। ज्यादातर सॉलिड चीजों का, ऐश कोन भी कह रहे हैं, राख का ज्यादा योगदान होता है पायरोक्लास्टिक रॉक्स का। तो सी इज करेक्ट आंसर। तो मैंने जो सवाल पूछा था आपसे वो वाला बताओ। एक क्वेश्चन किया था ना मैंने अभी आपसे, मेरा सवाल था आपसे कौन सा, ये थ्रू वेंट। जैसे जमीन है, जमीन के अंदर से एक नली के सहारे आ रहा ना, तो इसको क्या लिखा है? जो ज्वालामुखी का मुंह है,
जहां से ज्वालामुखी गैसेस वैसेस बाहर निकलती हैं, माउथ ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर, और जो नीचे से उसका कनेक्शन है थ्रू ए वेंट, थ्रू ए नली, उसको ज्वालामुखी नली या वेंट कहते हैं, ये वेंट, ठीक है। और इसी के चारों ओर लावा सावा एश क्लाउड्स बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और हम उसको जब वो फैलता है, ठंडा होता है, कैसे कैसे बनता है, ज्यादा स्टीप बनता है कि जेंटल स्लोप बनता है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो लिखा हुआ है सारा। पायरोक्लास्टिक मतलब चट्टानी टुकड़े, ये लावा है और कहीं पर फ्लो हो रहा है जैसे आप टीवी में देखते हो। पायरोक्लास्टिक मतलब चट्टानी टुकड़े हैं, ये वेंट है, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा इसमें। और जो ज्वालामुखी मुंह है उसको क्रेटर कहते हैं। वॉल्केनिक बम मैंने यूज किया, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े आसमान में उछाल दिए जाते हैं तो उसको वॉल्केनिक बम भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे। तो बताओ फिर, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था सिंडर कोन वाला, नहीं सॉरी, मैंने पूछा था एक्सप्लोसिव कौन सा होगा या कौन सा क्या होगा। एक मिनट, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये थोड़ी देर पहले हम भूल गए थे ना इसको, जो बैथोलिथ लैकोलिथ बताया था मैंने आपको, दिख रहा है आपको, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अगर ये ऐसे वाला है सीधा वर्टिकल तो डाइक लिखा हुआ है इसने, और ऐसा वाला है तो क्या है, ये सिल है, पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। बैथोलिथ सबसे बड़ा होता है, ठीक। और ये बाहर, अब बाकी जो बाहर आ गए जैसे सिंडर कोन, ये सिंडर कोन लिखा है इसमें, तो सिंडर कोन होगा तो उसमें जो वेंट होगा, अब तो समझ गए ना वेंट के सहारे, उसमें क्या लिखा था बताओ, अभी यही बता देते हैं सीधे सीधे आपको। ये जो वॉल्केनिक वेंट है उसके सहारे, वेंट मतलब नली के सहारे जो फायरोक्लास्ट जमा हो जाते हैं, उसी से सिंडर कोन बनता है। बिल्कुल सही बात है, कोन मतलब कोन शेप में, अयश शंकु या सिंडर कोन कहते हैं इसको। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? मेरा सवाल आपके दिमाग में नहीं गया क्या अभी? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी कि अगर एक्सप्लोजन वेंट के सहारे हो रहा है, एक नली के सहारे मैग्मा बाहर आ रहा है, जैसे जो फोटो बनाई थी मैंने, उसमें ज्यादा एक्सप्लोजन होगा, ज्यादा विस्फोट होगा, या फिर एक दरार के सहारे आ रहा है? मतलब किस में आ रहा है आप, ये है जैसे एक नली के सहारे आ रहा है, ये एक दूसरा डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ये देखो वेंट, अगर ऐसे अगर सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो है, ये तो समझ गए ना सिंडर कोन बनेगा। ये बाहर ऐसे आ रहा है, इसमें ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव होगा, वॉयलेंट इरप्शन होगा, ज्यादा खतरनाक होगा, या ज्वालामुखी जब ऐसे आए, कैसे फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, दरार के सहारे आता है, दो टाइप से बताया था मैंने, जब वो दरार के सहारे ऐसे आता है ना, ये लंबा लंबा दिख रहा है आपको, कौन से वाले में, फिशर FISSURE दरारी उद्भेदन में ज्यादा खतरनाक ज्वालामुखी आएगा, विस्फोट एक्सप्लोसिव करेगा, या वेंट के सहारे करेगा, या सेंट्रल के सहारे करेगा? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, जल्दी बताओ मुझे। तो इसके दोनों ही सही है, तो जल्दी बताओ, फिर मैं भी ये समझाता हूं आपको। अगला सवाल ये आपके, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? हेलो 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 हेलो, दरार वाला? सभी लोग आंसर देंगे जितने लोग हैं, ये लॉजिकल सवाल है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आप अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग दिमाग कितना अप्लाई कर रहे हो आपको, और कैसे कर रहे हो। आंसर देना जरूरी है, कसम है आपको। किसकी? जो भी आप सोच रहे हो उसी की, वो कोई भी हो सकता है। तो बताओ, आंसर देना जरूरी है। हाँ वेंट, सही आंसर। भाई वेंट क्यों होगा, इतना बड़ा मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। ये जितने भी वेंट के सहारे आ रहे हैं, वेंट के सहारे आ रहा है ना, तो वो उसको एक ही साइड से जमीन को फाड़ के बाहर आ रहा है वो सीधे। तो वेंट वाला हमेशा ही क्या होगा, खतरनाक। जहां भी आप कहते हो ज्वालामुखी आ गया, आप फिल्मों में देखते हो, आप दूसरे चैनल्स पे देखते हो, टीवी में देखते हो, तो वहां पर कुछ ऊंचा ऊंचा बना हुआ कोन शेप का
बीच में क्रेटर बना हुआ, वहीं से लावा निकलता हुआ देखते हो ना, तो जिंदगी में जो चीज आपने देखी है उसी आधार पे आप अंदाजा लगाओ। तो देखो ये कितना खतरनाक है, सारा ऊपर का हिस्सा तोड़ के रख दिया। तो सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। वो कैटेगरी किस पे निर्भर करती है कि लावा एसिडिक है या बेसिक है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आने वाला समय है। तो ये सब कनेक्टिंग है एक दूसरे से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, एक का संबंध दूसरे से होगा। ये सिर्फ आपको ज्योग्राफी में ही मिलेगा, ये बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है बाकी सब्जेक्ट से। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी खासियत होती है, तो सब्जेक्ट को आपस में मिलाएं नहीं। ढाल ज्वालामुखी, अब देखो क्या लिख दिया इसने, ढाल ज्वालामुखी। कैसा वर्ड है ढाल ज्वालामुखी? तो हमें लग रहा है कि ढाल ज्वालामुखी मतलब ढाल होगा, उसमें स्लोप होगा। इंग्लिश में पढ़ो, शील्ड वोल्केनो। हाँ, इससे आप और समझ जाओगे। बताओ, ढाल ज्वालामुखी का कम सलिका सामग्री और धीरे धीरे ढलान वाले पक्षों के साथ होते हैं और लावा की परतों से बनते हैं। शील्ड वोल्केनोज आर लो विथ सिलिका कंटेंट एंड जेंटल स्लोप। जापान का माउंट फ्यूजियामा ढाल ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। माउंट फ्यूजियामा ऑफ जापान इज एन एग्जांपल ऑफ शील्ड वोल्केनो। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट? बताओ कौन सा होगा सही? इसका आंसर आप दे सकते हो, इसका आंसर आप दे सकते हो। कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। स्टेटमेंट पहला सही होगा कि नहीं होगा? और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पहली दूसरी क्लास में रहते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्या करेंगे। अरे तो नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा भी तो उसको। इतनी भी इज्जत क्या प्यारी है यार हमें, जो एमसीक्यू करने में जैसे सवाल नहीं आए तो हम नहीं पढ़ा, नहीं बताएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है जो चीज आपको नहीं आती है पहले से, जो चीज सवाल आपको नहीं आता है, खासतौर पे एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में, तो आपके माइंड में तो और अच्छा लगना चाहिए। अरे यार मुझे तो नहीं आता, मतलब कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। अब पहले से चीजें आती, हलवा टाइप के सवाल हैं, जैसे नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में कहाँ पाया जाता है, खुश हो रहा है अंदर से, गुदगुदी हो रही है उसको, अरे ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान निकोबार में, मुझे तो आता है। अरे भाई ये सवाल कोई पूछने की चीज है? और ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ भी गए तो छोड़ देना उसको। आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? इजी सवाल छोड़ देने हैं, मतलब ही नहीं है उसका। बताओ 6 का कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सी आंसर है। भाई ये बात आपकी, इसमें ठीक है, जितने लोगों ने भी सी आंसर लगाया है अपना दिमाग तो लगाया है आप लोगों ने, गुड। दिमाग लगाना जरूरी है यार, ऐसा थोड़ी है, दिमाग लगाना क्या है, जरूरी है। देखो अब मैं इस पूरे सवाल को आपको विथ कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है? ये वाला, यहां आ जाओ बाबा, इसी से सारे सवाल बन जाएंगे आपको। मैंने कहा जो कंटेंट ऑफ सिलिका ज्यादा होगा तो विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा। क्लियर हो गया ना, यानी गाढ़ापन ज्यादा होगा उसमें। अब एक चीज को समझो, इसको आप समझ लो कम गाढ़ा, मतलब ये विस्कस कम है, गाढ़ा कम है ना। अब जैसे पानी है, पानी और शहद को अगर आप मिला दोगे, हनी को, तो ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? शहद ज्यादा गाढ़ा होगा और पानी कम गाढ़ा होता है, ठीक है। या आप ऐसे ले लो, जैसे आपने कड़ी बनाई, या कड़ी भी छोड़ दो, आपने दूध देना है किसी को, दूध को कई बार हम क्या उसमें दे देते हैं, थाली में, लो दूध पी लो, थाली में, दूध तो फैल जाएगा। लेकिन दही को कई बार हम नॉर्मली जब हम घल्लू टाइप से खाते हैं तो थाली में डाल देते हैं। यहाँ पर आपका चावल रखा है, भात रखा हुआ है, सब्जी रखी है, साइड में ही हम पसंद करते हैं कि दही भी डाल दिया जाए। तो दही कैसे जाता है, एक साइड हो जाएगा, दूध को नहीं डाला जा सकता, इसको तो फैल जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो यानी ये दूध ले लो, वो दही ले लो, ये पानी ले लो, वो शहद ले लो, या जो भी है। अब ये बताओ, मैग्मा मान लो एसिडिक है, तो यानी सिलिका का कंटेंट उस पर ज्यादा है, वो ज्यादा गाढ़ा है, और उसको जमीन से बाहर आना है, ठीक है। उसको कहां से आना है? जमीन से बाहर आना है। तो ऐसा वाला मैग्मा, कौन सा वाला? एसिडिक वाला। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो एसिडिक वाला, ये जमीन है,
और जमीन से एसिडिक मैग्मा बाहर आ रहा है, जमीन के अंदर से ये जो मैग्मा है ये बाहर आ रहा है, ठीक है। अब मान लो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कैसा है, ज्यादा एसिडिक है, मैग्मा एसिडिक है, तो बाहर आके क्या होगा, लावा। तो ये बताओ जब ये बाहर आ जाएगा, यानी ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा चिपचिपा है, तो ये ज्यादा फैलेगा या कम फैलेगा, पहली बात तो ये बताओ। गाढ़ा चीज है, ज्यादा डेंस है, उसको बाहर आना है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी बाहर आने में, कि जो पतला वाला है उसको ज्यादा होगी। मतलब इसको, आपके पास सवाल ये है, ये वाला क्षारीय है, बेसिक है, और ये एसिडिक है, तो ये बताओ इन दोनों को निकालना है हमने, अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा किसको दिक्कत होगी, इसको दिक्कत होगी कि इसको दिक्कत होगी, फटाफट फटाफट कमेंट करो मुझे। जो ज्यादा गाढ़ा है उसको बाहर आने में ज्यादा दिक्कत होगी, कॉमन सेंस। जैसे पानी का नल ले लो आप, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। पानी होता है ना, जैसे वॉशरूम में हमने पानी का नल लगा रखा है, और जब हम पानी आता है उससे तो बहुत स्मूथली आता है पानी, ठीक है, पानी आ रहा है। लेकिन कई बार देखा होगा खासतौर पर पहाड़ों में जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी वाला पानी आता है, तो बरसात के टाइम पे, तो अब हमारा नल जो है वो बंद हो गया, मतलब पाइपलाइन हमारी चोक हो गई, उसमें मिट्टी चले गई। अब बहुत हल्का हल्का पानी आ रहा है क्योंकि मिट्टी भर गई उसके अंदर। तो हम लोग को ये सभी ने किया हो, जैसे नल है ना पानी का, ये इसमें मिट्टी विट्टी भर गई मान लो, तो हर कोई एक, वो सारे इंजीनियर होते हैं ना इसमें, नीचे से इसमें एक छेद करने लग जाते हैं, या झाड़ू का शीक डाल देते हैं, इसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं, छोटा छोटा वायर वायर डाल देते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसके बाद फिर वो जो ब्लॉकेज था वो कम हो जाता है। उसके बाद फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसमें मिट्टी विट्टी निकलती है ना, बहुत ज्यादा आवाज के साथ निकलता है, वो खांसी करते हुए खां 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 का निकलता है, याद होगा आपको। जिसने नहीं किया है वो कर ले, आज पहले पाइप बंद कर ले फिर खोदे, जो भी है। तो बताओ जब गाढ़ापन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा मुश्किल से बाहर आएगा। लेकिन जब वो आएगा, तो आ गया है तभी तो हमें पता चल रहा है कि ज्वालामुखी है, जब वो बाहर आएगा तो ज्यादा आवाज के साथ आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा आवाज के साथ आएगा। जैसे वो, तो ज्यादा वॉयलेंट, ज्यादा एक्सप्लोसिव, ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा, एसिडिक। तो बेसिक कैसा होगा, ये कम गाढ़ा है तो क्वाइट, शांत उद्गार किसका होगा, बेसिक का। इतनी बात सब समझ के। दूसरा, जब ये बाहर आएगा तो तोड़फोड़ कौन ज्यादा करेगा, ये ज्यादा करेगा कि ये। पानी जब आता है नॉर्मली तो वो तोड़फोड़ कहां कर रहा है, नहीं करता है। जब वो निकलेगा तो छींटे वीटे मार के मुंह में भी पता चल रहा है पूरा मिट्टी भर गई हमारी। तो ज्यादा एक्सप्लोसिव, ज्यादा वॉयलेंट, ज्यादा विनाशकारी, ज्यादा तोड़फोड़ के साथ, खतरनाक उसके साथ, ज्यादा नुकसानदायक कौन सा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, क्या ये बात समझ में आई। हाँ, दूसरा, गाढ़ा वाला कम फैलेगा कि ज्यादा। गाढ़ी चीज है, जैसे मैंने कहा, अगर आप घी है, पिघला हुआ नहीं, नॉर्मल घी को आप ऐसे निकालते हो, चम्मच से डाल देते हो किस पे, थाली पे, तो घी कम पिघलता है। उसी के बदले आप घी की जगह दही डाल दो या पानी डाल दो या कुछ डाल दो, ज्यादा फैलता है। तो अगर कम गाढ़ा है तो वेंट के थ्रू आएगा तो ये कम फैलेगा। तो कम फैलेगा तो क्या मतलब क्या हुआ, अगर फैल नहीं रहा तो ऊंचा ऊंचा बनाएगा। तो जब ये कम फैलेगा तो ये क्या बनाएगा, कोन, यानी ज्वालामुखी शंकु जिसे हम कहते हैं। तो जितने भी ज्वालामुखी शंकु या ऊंचे ऊंचे पर्वत बनेंगे, हाइट जिनकी ज्यादा होगी, खास तौर पे जिनका स्लोप ज्यादा होगा, उसको वॉल्केनिक कोन कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्केनिक कोन्स कहा जाएगा, ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। और जो पतला है वो ज्यादा फैलेगा, पतला वाला ज्यादा फैलेगा ये, तो इसका स्लोप क्या होगा, कम। तो जो पतला है वो शील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, शील्ड, जो अभी लिखा था आपने, जो सवाल पूछा गया था। तो शील्ड बन कहते हैं इसको, जिसका जेंटल स्लोप होता है, कम ढाल वाला होता है, बेसिक होता है, ज्यादा फैलता है, तो वो शील्ड बनाएगा। जब वो ज्यादा फैलेगा तो शील्ड बनाएगा, मैंने जो भी बोला। अब कम फैलेगा तो ऊंचा ऊंचा बनाएगा तो कोन बनाएगा। ये सारी प्रोसेस जो है कि कौन एक्सप्लोसिव है या ज्यादा फैलता है कम फैलता है, वो सब एसिडिक और बेसिक पे डिपेंडेंट है। तो मैंने एरो जो लगा रखा है ये किसका है, ये बेसिक का है, और इधर वाला एरो किसका है, वो एसिडिक का है। इसको आप अपने में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हलवा होता है ना, जब आप हलवा बनाते हो या कड़ी बनाते हो, जैसे मान लो आपने पानी वानी खाली दाल वाल बना रहे हो नॉर्मल आप, तो कोई आवाज के साथ नहीं करता, वो सिंपली बनता है। लेकिन जब आप उसमें बेसन डाल देते हो या आप हलवा बनाते हो तो उसमें उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो नीचे से वेपर जो होता है, जो आपने आग लगा रखी नीचे से, जो पानी को बाहर निकलने देता हो वेपर के फॉर्म में,
लेकिन जब निकलता है तो आवाज है, तो डब डुब की आवाजें आती है उससे ऐसे। तो जितना ज्यादा आप डेंसिटी हलवा पकाओगे या बेसन के साथ दही डालोगे कड़ी में, छींटे मीठे पूरी गैस गंदी होने की संभावना रहती है, गाढ़ापन ज्यादा है। बाकी समझ गए ना, सिंपल इसका तरीका है। क्या इतनी बात क्लियर होगी सभी को? क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार कमेंट करो। अब इसका आंसर बताओ मुझे आप। जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा? पहला वाला सही है कि नहीं? अब ये बताओ मुझे, कमेंट और करो। ये क्या है? ये ढाल ज्वालामुखी। अब इसको अगर आप गौर से पढ़ोगे ना, देखो क्या लिखा है, ढाल ज्वालामुखी मतलब जिसका ढाल है, अगर इसके हिसाब से पढ़े तो ढाल ज्वालामुखी कम सिलिका सामग्री और धीरे धीरे ढलान वाले पक्षों के साथ होते हैं, लावा की परतों से बनते हैं। तो आपको लगेगा कि यार ढाल ज्वालामुखी तो कहा, तो ढाल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो आप इसको गलत कर दोगे अगर आप हिंदी पे ही ध्यान दोगे। लेकिन इंग्लिश में कितना बढ़िया लिखा है बताओ, शील्ड वोल्केनोस आज लो विथ सिलिका कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, शील्ड वोल्केनो लो विथ सिलिका कंटेंट मतलब ज्यादातर बेसिक होते हैं, सिलिका एसिडिक कम होते हैं। जेंटल स्लोपिंग, जेंटल स्लोपिंग मतलब मैंने बताया था ये ज्यादा फैलेगा, तो जो चीज ज्यादा फैलेगी उसका जो ढाल है वो क्या होगा, उतना कम होगा। जेंटल स्लोप मतलब कम ढाल होना, लेयर्स से बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर पहला बिल्कुल सही बात है अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे। हिंदी में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ढाल ज्वालामुखी किताब में हमेशा जितने भी बुक्स देखोगे आप, सब में शील्ड लिखा हुआ है, ढाल कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जिस किताब में ढाल लिखा हुआ है वो किताब को ही फेंक दो, ठीक है, वो पढ़ने लायक नहीं है। जापान का माउंट फ्यूजियामा ढाल ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, ये है। अब माउंट फ्यूजियामा, अब ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल भी है, कंसेप्चुअल भी है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ये आंसर गलत है। माउंट फ्यूजियामा जो है वो एक वॉल्केनिक है, पीक जैसा है, कोन जैसा है, तो वो ढाल का नहीं है। जब भी हम शील्ड वॉल्केनो की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल आपको हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्केनोज में मिलेगा, अभी बताऊंगा मैं बाद में। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, कौन से तुल्य? हवाई तुल्य ज्वालामुखी को ज्यादातर हम शील्ड वॉल्केनो कहते हैं, यानी वो उनका इरप्शन क्वाइट होता है। जो भी क्वाइट इरप्शन होगा शांत ज्वालामुखी होगा। फ्यूजियामा तो खतरनाक ज्वालामुखी, आप समझ रहे हो। तो खतरनाक वाले कभी भी शील्ड नहीं होंगे, खतरनाक वाले हमेशा वॉल्केनिक कोन बनाएंगे, क्योंकि वो एसिडिक होंगे, एक्सप्लोसिव होंगे, वॉयलेंट होंगे। मेरी बात समझ गए? शील्ड वाले ज्यादातर शांत होते हैं, लेस एक्सप्लोसिव, लेस वॉयलेंट होंगे, ठीक है। तो हवाई टाइप ऑफ, हवाई मतलब एक आइलैंड है, हवाई एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 50वां स्टेट है यूएस का, और पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा। जैसे ये हवाईयन टाइप ऑफ इरप्शन है, देख रहे हो आप इसको, ये जेंटल स्लोप है इसका। जैसे जैसे वॉल्केनो खतरनाक होते जाएंगे उनके ढाल क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो जेंटल स्लोप नहीं, स्टीप स्लोप है, ठीक है। हवाई वाला ये है। अब एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दो, क्या इतनी बातें सारी समझ में आ गई आपकी? तो इसका आंसर क्या है? दूसरा वाला गलत है, इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक। दूसरा सवाल फटाफट पढ़ो, इसका मुझे आंसर आप दे दो फटाफट कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप एबीसी में लगाओ, आप ये भी कह सकते हो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट, और ऐसे करके जल्दी बताओ। तो ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू जब करते हो तो एमसीक्यू में खाली क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता, ऐसा नहीं होता। आपका कंसेप्ट को क्या होता है, बहुत सारा क्लियर हो जाता है। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो मैंने कल भी आपसे कहा था थोड़ा तरीके से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। जैसे कहते हैं कि पढ़ाई तो हमेशा चलती रहती है, ये भी कोई खत्म होने की चीज है। ये सब बेरोजगारों पे लागू होता है। अगर आप डीएम बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, पढ़ाई छूट जाएगी, और वो वक्त का तकाजा भी है कि पढ़ाई छूट जाए। हाँ, फर्जी घूम रहा है कोई, कोई काम नहीं है, बेरोजगार है जिंदगी भर, तो पढ़ता रहे वो यही सब। तो ध्यान रखना, सारे ज्ञान, सारे चीजें वो सब बेरोजगारों के लिए है, मतलब जो कोई काम नहीं कर रहा है। बाकी जो काम कर रहा है तो वो काम कर ही रहा है, फिर उससे ज्यादा क्या करेगा। तो ऑप्शन ए सही है कि नहीं? ढाल ज्वालामुखी कम चिपचिपाहट के लावा प्रवाह से बनते हैं, जिससे लावा आसानी से बहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सही और गलत जल्दी बताओ। ऐसे आंसर तो मुझे फर्स्ट इज करेक्ट,
इस टाइप से आप लिखो, पहला सही है कि गलत है? कई लोगों ने तो आंसर दे भी दिया कि सी वाला है, ठीक है, सी है कि डी है अभी पता चलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये सभी को पता ही है। दूसरा, मध्य महासागर में बनने वाले, ये तो सही है ना, शील्ड वॉल्केनोज मतलब लो विस्कोसिटी, लावा दैट फ्लोज इजिली, लावा इजिली फैलेगा तभी तो बहेगा, ठीक है, पहला सही है, अभी पढ़ाया था। मध्य महासागर में बनने वाले ज्वालामुखी बेसाल्टिक होते हैं और शायद ही कभी समुद्र तक तल तक पहुंच पाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिमाग लगाओ, लॉजिकल सवाल है। मध्य महासागर में बनने वाले ज्वालामुखी कैसे होते हैं? बेसाल्टिक होते हैं। अब बेसाल्टिक क्या होता है बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। और रेयरली रीच्ड सी लेवल, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये समुद्र है, ये समुद्र का तल है, ये यहां ये पूरा सी है। ये कहना चाह रहा है कि ये जो बेसाल्टिक लावा होते हैं मिड ओशन में, समुद्र के बीच में, यहां अगर कहीं से लावा आ भी गया, सॉरी, अगर इस पे लावा फट भी गया नीचे से, तो ये यहीं होता है, बहुत ही कम होता है कि ये समुद्र से ऊपर आ जाए, मतलब बहुत ऊपर नहीं आ पाते, नीचे ही रहते हैं। ये उसका स्टेटमेंट है। क्या ये सही स्टेटमेंट है, गलत है? तीसरा है, विदर का उद्भेदन तब होता है जब मैग्मा जमीन में दरारों के माध्यम से आता है। ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको। फिशर इरप्शन अकर व्हेन मैग्मा फ्लोज अप थ्रू क्रैक्स इन द ग्राउंड एंड लीक्स आउट ऑन द सरफेस। फिशर, दरारी उद्भेदन तब होता है जब मैग्मा फ्लो थ्रू क्रैक्स, दरारों के सहारे आता है। तो बताओ, फटाफट मुझे आंसर दो। इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर दिया करो जरूर। गुड गुड गुड। दो लोगों के आंसर इसमें ऐसे हैं जो डी आंसर दे रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि सारे सही हैं, ठीक है। और आप देखना, मैं गाली गलौज नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा हमेशा में एफर्ट रहता है मेरा कि जो भी मैं बात आपसे करूं वो आपके दिल पे लगनी चाहिए थोड़ी सी, भले ही वो कड़वी ही क्यों ना हो, ताकि आप सुधर जाओ। इस स्टेटमेंट को गलत क्यों कह रहे हो आप, ये बताओ मुझे जरा। ये स्टेटमेंट थर्ड वाला गलत कैसे हो गया? वो कह रहा है कि फिशर इरप्शन, मैंने पढ़ाया हुआ था अभी, फिशर इरप्शन मतलब, फिशर मतलब दरारी उद्भेदन, जो दरार के सहारे ज्वालामुखी आता है। अगर वन मैग्मा फ्लोज थ्रू क्रैक्स, उसने क्या कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। जो फिशर क्रैक्स, एक ही बात तो, विदर या दरार, बस दरार वाला उद्भेदन, क्रैक्स, क्रैक्स मतलब समझ गए ना, फिशर थोड़ा बड़ा हो गया, दरार थोड़ा छोटा छोटा हो गया। मैंने कहा ना, दो टाइप से वोल्केनिक इरप्शन होता है। फर्स्ट इज ड्यू टू वेंट या थ्रू वेंट, नली के सहारे, सेंटर टाइप ऑफ इरप्शन जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो बता दिया था मैंने, जो फोटो दिखाई थी। एक होता है दरार के सहारे, जैसे आइसलैंडिक टाइप के होते हैं, या जहां पर डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। दो प्लेटें दूर जाएंगी तो दरार पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्रैक्स के थ्रू आता है। तो ये कैसे गलत हो जाएगा तीसरा वाला? दूसरा तो छोड़ दो आप, तो पहला सही है, तीसरा सही है। दूसरा, वो वोल्केनिक दैट फॉर्म इट, वो वाला बेसाल्टिक, दूसरा तो क्या लग रहा है, देखो मैं किसी का पढ़ूं, तीसरा गलत कैसे हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही आंसर नहीं है। अरे मेरे साथियों, इंग्लिश देखा करो। फिशर दरार, क्रैक्स दरार, इधर चक्कर में मत पड़ो, ये बर्बाद कर देगा। अगर इसी लैंग्वेज में आपकी शादी होगी तो पता चल रहा है आपकी सगाई है, और वो ऐसे लिखा जाएगा कि जैसे आपकी शादी हो रही हो। कहा जाएगा गोलू और सोनी का सगाई को कुछ ऐसे लिख देंगे, वो कुछ और टाइप से, कोई और ही लैंग्वेज में लिखेंगे। तो लड़का खुश है कि आज शादी है, पता चल रहा सगाई है, या लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। तो वो जिंदगी में कंफ्यूजन कर देगा। ये तो एग्जाम है, वो तो बहुत लाइफ में, वहां नहीं जाना है। बात मेरी समझ में आई? इंग्लिश में देखा करो, मैंने 50 बार आपसे बोला है सवाल। इसीलिए जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं एक लाइन नहीं लिखता हूं हिंदी में, जब तक जरूरी ना हो। इसलिए नहीं कि मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती, और ना मुझे हिंदी आती ढंग से। समझ में मेरी बात? क्योंकि हिंदी बहुत टफ है, अंग्रेजी तो टफ है ही। तो लेकिन हम इतना आपको बता देना चाहते हैं कि यार, एग्जाम की डिमांड क्या है। न तो हमें बहुत ज्यादा अंग्रेजी के पीछे भागना है,
ना हमें बहुत ज्यादा हिंदी के पीछे विदर विदर के, हमें तो समझने से मतलब है ना। और जहां तक आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये हिंदी का साथ लेना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडियम चेंज करो, ऐसा वो पॉसिबल भी नहीं है। हिंदी मीडियम में पहले प्री तो निकाल लो, तभी तो मेंस निकलेगा। हिंदी मीडियम में प्री निकालने का जो रेशियो, वही बहुत कम है आज की डेट में। बहुत कम लोग प्री निकाल पा रहे। निकाल क्यों पा रहे, क्यों नहीं निकाल पा रहे प्री? वो इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने। ढाल ज्वालामुखी लिख रहा हो, ढाल की जगह क्या लिख रहा हो, शील्ड लिख रहा है वहां पे, बताओ। तो ये समझ में आएगा कि वो समझ में आएगा आपके? तो आधी जो बीमारी है वो स्टूडेंट ने नहीं बनाई है। आधी बीमारी सिर्फ गूगल ट्रांसलेशन की वजह से बीमारी है। अब उसी को हम नहीं समझ पा रहे, बताओ। कई स्टूडेंट मुझे भेजते हैं कि इसका सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे। तो क्या लिखते हैं कि यार इसका सही क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और वो खाली ये वाला भेजेंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि यार जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हो वो वाली चीज आप यूज किया करो। ऐसे किसको समझ में आ जाएगा क्या है करके, ठीक है, दोनों में पढ़ा करो। क्लियर? तो अच्छा, दूसरा ये सही है कि नहीं? ये भी तो बिल्कुल सही है। कह रहा है मध्य महासागर में बनने वाले ज्वालामुखी बेसाल्टिक होते हैं। भाई सीधी सी बात है। मध्य महासागर का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, मध्य महासागर का मतलब है मिड ओशनिक रिज की बात कर रहा है। मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरी कटक की बात कर रहा है। अगर इसमें कोई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो जैसे ये क्या कहना चाह रहा है कवि, क्या कहना चाहता है यहाँ पे? कवि ये कहना चाहता है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। और दो प्लेटें होंगी तो कोई एक नली थोड़ी है, वो प्लेट है तो काफी बड़ा एरिया होगा ना उसका, तो डाइवर्जेंस हो रहा है। और यहां से मैग्मा आएगा तो ये ऐसे फैल नहीं जाएगा, ये ज्यादा फैलता है। अब ये लावा बेसाल्टिक होता है तो ज्यादा फैलेगा। तो ज्यादा जब फैलेगा, समुद्र के अंदर की बात है, ये सी है पूरा। जब ये ज्यादा फैलेगा तो ये ज्यादा फैलेगा, तो ज्यादा जब फैलेगा तो ऊंचा बनेगा ये नहीं। अगर ये कम फैलता, मान लो इनके से कम फैलता, तो फिर ज्यादा ऊंचा उठता, तो समुद्र से बाहर आ जाता। इसलिए कम ज्यादा फैलता है तो फैलेगा ज्यादा, तो ऊंचा कम उठेगा। इसलिए उसने लिखा है कि कम ही ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो समुद्र तल तक आ पाते हैं। अगर वो एसिडिक होते तो ऊंचे ऊंचे बनते कोन वाले, तो समुद्र से बाहर भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि समुद्र से बाहर नहीं दिखाई देते, बहुत सारे आते भी हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। तो मिड ओशनिक रिज की बात कर रहा है वो। और ये बीच में ही क्यों कहा उसने, महासागरों के बीच में? क्योंकि जैसे अटलांटिक महासागर है, ये गुजरे जमाने में कल भी पढ़ाया था मैंने, ये मान लो साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है, ये दोनों मिले हुए थे आपस में। ये दोनों एक दूसरे से कहां चले गए, दूर चले गए। बीच पहले रिफ्ट वैली बनेगी, मिड ओशनिक रिज बनेगा, ऐसे फैलता जाएगा तो अटलांटिक महासागर बनेगा। तो बीच में आज भी लावा का इरप्शन हो रहा है, मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरी कटक बनेगा। तो ये लॉजिकल सवाल था। मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या तीनों स्टेटमेंट क्लियर हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं है। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना। कंफ्यूजन होना अच्छी बात। देखो जब भी आपको कंफ्यूजन है होता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि आप एक अच्छा खासा दिमाग रखते हो, तभी तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का मतलब क्या है? जैसे कई बार कंफ्यूज ही नहीं है इंसान, जिंदगी कह रहे मजा ही मजा है जिंदगी में, तो इसका मतलब दिक्कत है। एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी है, बहुत सारी जगह पे वो मिलता है, आपने देखा होगा। तो उस पर लिखा रहता है कि, उस मैंने पढ़ा था वो, उस पर लिखा था कि जितने बुद्धिमान लोग हैं, मैं इस कमेंट इसको हर क्लास में बोलता हूँ, दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, यानी जो अपना दिमाग का यूज करते हैं, वो हमेशा ही संदेह के घेरे में रहते हैं। मतलब उनको डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं वो। जैसे जगह आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, बहुत सारी चीजें आप देख लोगे, आपका फिलॉसफी में, आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको एक डाउट हो सकता है कि यार ईश्वर है तो कैसा है, नहीं है तो कैसा है, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, है कि भी नहीं भी है। तो ये बुद्धिमान लोग हैं, भले ही वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जरूर इसके दिमाग में उठेगा। और उस पर दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या था? बुद्धिमान हमेशा ही संदेह के घेरे में रहते हैं, यानी कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा, और जितने भी बेवकूफ हैं वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं। मतलब जितनी ज्यादा बेवकूफी होगी आपको, हमेशा आप क्या करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेके कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा होगा। तभी तो आप कंपेयर करने लगोगे किसके, रोहित शर्मा को सुनील गावस्कर से कंपेयर करने लगोगे, रिंकू सिंह को कपिल देव से कंपेयर करने लगोगे, हार्दिक पांड्या को आप कपिल देव से बड़ा ऑलराउंडर ठहरा दोगे, क्योंकि हमने को तो कुछ देखा ही नहीं आज तक। क्योंकि जितने भी लोग नए नए हैं आत्मविश्वास से भरे हुए हैं,
जो बहुत कुछ जानते हैं उनको अभी भी डाउट है कि हो क्या रहा है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो कंफ्यूजन होना गलत नहीं है, आपका दिमाग चल रहा है तो कंफ्यूजन होंगे, गुड, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए मेरी बात, आगे बढ़ा जाए। उस क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत इजी है, जल्दी बताओ। आज का सवाल ज्यादातर पूरे कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, ठीक है ना, इससे सवाल कम होंगे आज, मतलब होंगे लेकिन लगातार नहीं हो पाएंगे इतने। जल्दी बताओ। निम्नलिखित में कहां ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं होता है? ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर में आपको बहुत सारे ज्वालामुखी मिल जाएंगे। कैस्पियन सागर जिसके आसपास भी मिल जाएंगे। बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर, इस पर फाइट हो सकती है। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो कौन सा आंसर है इसका? ये कोई ऐसी मैंने दे दिया सवाल, कभी कभी ऐसे सवाल पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में। तो ध्यान रखना कि बाल्टिक सी, बाल्टिक सी कहां पर है? जहां पर आपको फिनलैंड मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, पोलैंड मिलेगा, ऊपर रशिया का दाएं ईस्टर्न पार्ट से मिला हुआ मिलेगा यूरोप में, तो वहां पर बाल्टिक सी है। कैरिबियन सागर में तो है ही बहुत सारे हैं, और अपना कैस्पियन सी के आसपास भी हैं। तो इसका आंसर इज बाल्टिक, इसका आंसर है बाल्टिक सागर। काला सागर के आसपास भी मिलेंगे आपको, ठीक है। बाल्टिक ए। नेक्स्ट सवाल, ये भी इजी है सवाल, इसको मैच द फॉलोइंग करना है, कौन कहां को मैच हो रहा है। अब इसमें सब रटने वाली बात है। इस आंसर को बताओ जल्दी, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट। ये सवाल ऐसे हैं जिनकी आपको उम्मीद रहती है कि ऐसे सवाल आए एग्जाम में, तो कौन सा कैसे कैसे मैच करेगा, जरा दिमाग लगाओ। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में या किस द्वीप में है, ये पूछ रहे हो। ये 9th की बात कर रहे हैं हम। नौ का क्या आंसर होगा? आप ऐसे सवाल करने का तरीका क्या होता है, देखो, ऐसे सवाल में आप पहले ऑप्शंस के में भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपको एटना कहाँ है, विसुवियस कहाँ है, एरेबस, कोटापेक्सी कहाँ है, ये चारों नहीं पता, मान लो आपको सपोज। कई बार क्या होता है ना कि हमें पूरा पता नहीं होता। अब मान लो हमें, कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही से भी काम चल जाता है, कई बार दो हो तो बाकी के दो के आंसर मिल जाते हैं। जैसे मान लो हमें कोटोपेक्सी पता है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर, मैंने कल परसों पढ़ाया भी था ये। तो जब भी एग्जाम में आप इसको सॉल्व करो तो पहले एरो लगा दिया करो, कोटोपेक्सी कहाँ है, इक्वेडोर पे। मान लो ये हमें पता है, तो डी का दो, तो अब डी का दो कौन सा है देखो, बाकी कहीं है डी का दो, तो आंसर अपनी आप क्या हो जाएगा इसका, ए नहीं हो जाएगा। मान लो आपको नहीं पता है, कई बार ऐसे हल्के सवाल भी आ जाते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डी का 2 कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है। अब मान लो थोड़ा इसमें भी नीचे दो ही दिया गया है, डी का दो, तो फिर आप देखो इसमें से कौन सा आपको पता है। जैसे एटना और विसुवियस, तो विसुवियस कहां मिलेगा आपको, तो इसके हिसाब से विसुवियस कहां है, इटली में। एटना कहां है, ये सिसिली आइलैंड है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। और एरेबस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है, रॉस आइलैंड, ये अंटार्कटिका के पास है, ठीक है। तो रॉस आइलैंड अंटार्कटिका के पास। तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि इसका आंसर ए है, इस पे फोकस मत करो, ए हो या बी हो, जो है वो बात में समझ में आएगा। आप ये भी फोकस करना कि ये यहां है, ये यहां है, तो चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विसुवियस इटली में है, विसुवियस इटली, सिसिली एक आइलैंड है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में, वहां पर है कौन सा, क्या नाम था, एटना, ठीक है। और एरेबस अंटार्कटिका, रॉस आइलैंड। ओके, आगे बढ़े। ये भी वही है, इसमें भी हम कुछ मदद नहीं कर सकते आपकी, बस आप लगाओ दिमाग से। जल्दी बताओ 10वीं का आंसर कौन कौन सा होगा। ठीक है, 10th का आंसर कौन सा होगा।
10th का आंसर बताओ जल्दी। जैसे मान लो किलिमंजारो बहुत ही फेमस है अफ्रीका में, किलिमंजारो पता है मान लो आपको, आंसर दिया किसी ने? किलिमंजारो, हम कह रहे हैं कि किलिमंजारो कहां है? तंजानिया में, डी का 3। अब जैसे डी का 3 है तो डी कितनी जगह है? 3। तो या तो सी होगा इसका आंसर, या तो क्या होगा? डी होगा। अब एक अकांकागुआ है, देखो अब इसमें क्या है, देखो इससे एक चीज और पता करो। जैसे मान लो आपको सिर्फ तंजानिया का पता है, तो इसमें देखा कि ये सी और डी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, ए का 2। तो ए वाला जो है किनाबालू जो है वो मलेशिया में ही होगा। आपको नहीं भी पता है तो ऑप्शन के हिसाब से वही होना चाहिए उसको। तो अब आपको खाली ये पता करना है कि बी का 1 होगा कि 4 होगा। मतलब जो एल्ब्रुस है वो या तो अर्जेंटीना में होगा या फिर ईरान में होगा। एल्ब्रुस सॉरी, ये अकांकागुआ या तो अर्जेंटीना में होगा, ईरान में होगा। तो अकांकागुआ आपको पता है ये हाईएस्ट पीक है कहां की? साउथ अमेरिका की, अर्जेंटीना में है अकांकागुआ। माउंट एल्बुर्स ईरान में है। एल्बुर्ज, एल्ब्रस नहीं है, एल्ब्रस तो रशिया में है, ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। एल्बुर्ज है ये ईरान में। तो आंसर इज बी का 4, सी। नहीं, मैंने सही क्या किया मैंने? एल्बुर्ज ईरान में है तो बी का 4। अच्छा उल्टा लगा दिया मैंने, बी का 4 ये होगा, बी का 4 तो ये है ना, हाँ डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैं ही मानव ह्यूमन एरर बोल गया, मैंने बोला सही था लेकिन निशाना सही गलत लगा दिया। तो ऐसी गलतियां कई बार एग्जाम में हो जाती हैं, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? डी। ओके ठीक है, आप आगे पीछे कर लेना उसको। नेक्स्ट, ऐसे ही एक सवाल है, देखो माउंट एटना तो फिर से आ गया, माउंट मैरोपी, इसमें भी वही दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर क्या होगा? माउंट मेरापी कल भी पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। माउंट एटना वो तो अभी भी आया था। है ना, दिया किसी ने आंसर? आंसर नहीं है अभी, कोई बात नहीं, चलो। माउंट एटना तो इटली में हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बी का 1, या तो ये होगा या ये होगा। माउंट मेरापी कल पढ़ा था, इंडोनेशिया में, डी का 3। ए का 2 हो जाएगा, या कौन सा होगा बताओ? फैक्चुअल है। साबनकाया पेरू, ए का 2 और सी का 4 कोलिमा मैक्सिको। आंसर इज सी। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो अपने हिसाब से लिख दो, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, हॉट स्प्रिंग, देखो फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर सामान्य तौर पर सक्रिय हाल के ज्वालामुखी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। आइसलैंड अपने उष्ण स्रोत और उष्णोत के लिए जाना जाता है। देखो हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स की बात कर रहा है, हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स की बात। द मोस्ट फेमस गीजर ओल्ड फेथफुल एट द येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। सिंपल सी बात है, देखो कौन से कथन सही है। पहली बात तो ये बिल्कुल तीसरा वाला सही है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है और वहां पर एक गेसर है ओल्ड फेथफुल गेजर, तो उसका नाम है फैक्ट है।
अब गेसर क्या होते हैं, देखो गेसर से गीजर बन गया होगा, या हॉट स्प्रिंग जैसे आपने देखा होगा ना कि कई जगह जैसे आप बद्रीनाथ चले जाओ या कहीं और जगह चले जाओ तो आपको दिखता होगा कि चाहे पहाड़ हो, चाहे कौन सा एरिया, आइस वाला एरिया हो, जमीन के अंदर से कहीं कहीं पर गर्म पानी निकलता है, गर्म गैसेस निकलती हैं, भाप जैसी निकलती है, सुना होगा आपने, देखा होगा। तो उन्हीं को जब हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग है गेसर्स। हॉट स्प्रिंग और गेसर्स में थोड़ा सा फर्क होता है। हॉट स्प्रिंग उसको कहते हैं जब पानी या गैसेस, वाष्प, जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, पानी और जलवाष्प लगातार निकलते रहते हैं, तो विच इज कॉल्ड हॉट स्प्रिंग। यानी अगर गर्म पानी नीचे से निकल रहा है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं से क्या है, जमीन के अंदर की गर्मी से है, पहली बात। दूसरी बात, गेसर्स में क्या होता है, गेसर में थोड़ा सा अंतर होता है। गेसर्स में इंटरमिटेंट कहते हैं, यानी हमेशा नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा, बीच में एक मध्यकाल होगा, इंटरवल होगा, फिर निकलेगा, ऐसे करके। तो अगर विथ इंटरवल्स है तो वो गेसर है, विदाउट इंटरवल है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गैसेस, मतलब खासकर वाटर वेपर एंड पानी, तो हम उसको बोलेंगे हॉट स्प्रिंग्स। तो कह रहा है कि गेसर और हॉट स्प्रिंग्स का संबंध एक्टिव और रिसेंट वोल्केनिज्म से होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है। दूसरा स्टेटमेंट है आइसलैंड इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग एंड गैसेस। तो आइसलैंड में, आइसलैंड एक कंट्री है बहुत नॉर्थ यूरोप में आप कह सकते हो, बिल्कुल एक आइलैंड है, वहां पर फिशर टाइप ऑफ इरप्शन होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि आइसलैंड में हॉट स्प्रिंग और गेसर की क्रियाएं होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर बिल्कुल सही है। और पहला आंसर जो है ये वाला, ये सही है या नहीं है, इस पे आपको थोड़ा सा अलग अलग मत मिलेंगे, मतलब अलग अलग व्यूज हैं। पहला वाला में इसने लिखा है कि एक्टिव और रिसेंट वोल्केनिज्म, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अगर आज की डेट में सक्रिय नहीं भी है ज्वालामुखी, एक्टिव नहीं भी है, पहले का था, वहां पर भी ये मिल सकते हैं। तो एक्टिव में भी मिल सकते हैं और डोरमेंट के आसपास भी ये मिल सकते हैं, तो दोनों जगह मिलते हैं, है ना। जनरली ऑकर, तो जनरली लिख रहा है तो सामान्यता मिल रहा है। तो इसका आंसर में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि 2-3 तो सही है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिव में ही मिले, जो एक्टिव नहीं है वहां भी मिल सकता है। तो आंसर में भी 2 और 3, है ना। अब एग्जामिनर की मुंह की बात है कि वो क्या करता है, जनरली लिख दिया ना उसने, तो हो सकता है ऑल द अबव भी लिख ले। तो गेसर्स को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। ये दिख रहा है आपको, नीचे मैग्मा चैम्बर है, ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी तो बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन ज्वालामुखी की वजह से ये जमीन क्या हो गई, गर्म हो गई है। तो नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर था ये वो गर्म होके बाहर निकल रहा है। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं जमीन के नीचे जियोथर्मल एनर्जी जिसे कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, या जमीन के अंदर जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर ज्यादा है ड्यू टू मैग्मा, उसकी वजह से। तो यहां से जो ऊपर निकलता तो हीट और वेपर निकलता है, हॉट स्प्रिंग, लिक्विड वाटर, फ्यूमरोल्स, खाली स्टीम निकलेगी, लिक्विड वाटर एंड स्टीम गैसेस निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें तीनों आंसर भी इसके सही हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो हॉट स्प्रिंग है, जरूरी नहीं है कि ये एक्टिव में ही हो, इनएक्टिव, एक्टिव मतलब जो बाहर आपको एक्टिव दिख रहा है, लेकिन जमीन के अंदर एक्टिव हो सकता है, लेकिन बाहर हो, जरूरी वैसा तो नहीं है ना। तो एक्टिव एंड नॉन एक्टिव या डोरमेंट दोनों में हो सकता है। तो ए को हम उतना अच्छा आंसर नहीं मान सकते इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर 2 और 3 सही है, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। आगे बढ़े, येलोस्टोन नेशनल पार्क ठीक है, ये तो आइसलैंड में पाई जाती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, पहला है भूकंप पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। फटाफट आंसर दो इसका। क्या भूकंप जो है प्लेट टेक्टोनिक की गति के कारण होते हैं? हाँ होते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र, पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। हिंदी में कम समझ में आएगा, इंग्लिश में देखो। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। यानी यहां से माना भूकंप आया, है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जहां से भूकंप आया वो फोकस है, इसके ऊपर वाला एपिसेंटर होता है। ये पूछ रहा है। तीसरा है भूकंपी ऊर्जा भूकंपी तरंगों से निकलती है जो उद्गम केंद्र से फैलती है। मतलब भूकंपी ऊर्जा भूकंपी तरंगों से निकलती है जो उद्गम केंद्र, मतलब कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। ये यहां से भूकंपी ऊर्जा निकलती है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, जल्दी बताओ। अब क्या पूछ रहा, ध्यान है ना, वो गलत पूछ रहा है। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, जल्दी बताओ कौन से स्टेटमेंट गलत है, ये पूछ रहा हो। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। इस आंसर को अगर आपने जवाब दे दिया ना 13 का, तो बस
मजा आ जाएगा। ये तो आंसर सही है, ये मतलब सॉरी गलत कौन से पूछ रहे हैं, गलत कौन कौन से हैं, कोई गलत है भी कि नहीं भी है, बताओ 13वां, फिर खत्म ही हो जाता आज ये। थर्टीन का कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। वो ध्यान रखना वो गलत कौन सा है कह रहा है, वो सही कौन सा है नहीं पूछ रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखा करें। ये गलत पूछ रहा है मतलब इनमें से कोई गलत है या नहीं है। अगर ये गलत है तो 1 भी होगा, अगर ये गलत है ऐसे करके, क्या ये गलत है, ऊपर वाला ये सही है, तो सही है तो इसमें तो होगा ही नहीं, जहां भी एक होगा वो आएगा ही नहीं इसमें। दूसरा सही है, बिल्कुल सही है, नीचे फोकस होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर होता है, तो ये भी सही है। तो न तो एक न तो दो, तो जिसमें एक ये तो नहीं होगा क्योंकि गलत पूछ रहा है ना वो, एक भी सही है दो भी सही है, तो कौन सा गलत है, एक और दो तो सही है, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें दो लिखा है तो ये तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा। अब या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। क्या थर्ड वाला गलत है, कैसे गलत हो जाएगा, एनर्जी कहां से निकलेगी, फोकस से ही तो निकलती है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है, फोकस से, और फोकस जमीन के नीचे है। और भूकंप की तरंगें जब सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती हैं उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ये अर्थ है, नीचे मान लो भूकंप यहां से पैदा होता है तो यहां से भूकंप की तरंगें पी और एस वेव्स निकलती हैं ऐसे, ठीक है, बताएंगे उसको। तो ये सबसे पहले जहां पहुंचती हैं उसको अधिकेंद्र कहते हैं, जमीन के ऊपर होता है अधिकेंद्र सरफेस पे। तो हम कह रहे हैं कि भूकंप की तरंगें जहां से फैलती हैं वही तो ऊर्जा का प्रवाह फ्लो करेंगी, तो वो ये भी तो सही है, भूकंप केंद्र से फैलती हैं, फोकस से। भूकंप केंद्र वेंद्र पे मत जाओ, इंग्लिश में जाओ कहां पे, रिलीज फ्रॉम फोकस। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर, गुड, तब आप समझ गए, कोई भी गलत नहीं है इसमें। अगला ये देखो क्या लिखा हुआ है, भूकंप छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट 1, अब ये ध्यान रखना ये भी सवाल आते हैं आपके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है, भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। भूकंप मापी भूकंप के केंद्र से 105 में से किसी भी दूरी पर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तरंगों को दर्ज करता है। देखो क्या है ये शैडो जोन, जिसने पढ़ा है इसका आंसर आता है किसी को, आता होगा, ये पहली दूसरी क्लास में पढ़ा लेते हैं हम एग्जाम उसमें। देखो ये जमीन है, अब यहां से मान लो भूकंप की तरंगें आती हैं, ये क्रस्ट है और अंदर क्या है, ये कोर है, यहां से ये फोकस से भूकंप की तरंगें आती हैं मान लो, ठीक है, जमीन के अंदर की बात कर रहा हूं। तो जैसे आप पत्थर को पानी में डालते हो ना, पत्थर को आपने पानी में डाला तो पत्थर से जब पानी, जहां पे पत्थर पानी पे गिरा, समझ लो वो वॉल्यूम जो है वो फोकस है, और वहां से भी पानी में लहरें पैदा होती हैं ऐसे, वैसे ही भूकंप की तरंगें भी पैदा होती हैं। अब भूकंप की तरंगें कहां कहां से जाती हैं, देखो ये तो हो गया सबसे बाहर वाला एरिया को आप मान लो क्रस्ट, ये जो सबसे बाहर वाला एरिया कौन सा है, क्रस्ट, ये वाला एरिया मेंटल है और ये वाला कौन सा है, कोर। अब अंदर की ओर जाने में क्या होगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ये हम पढ़ते हैं बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, टेम्परेचर ज्यादा है, चट्टाने मॉल्टन सेमी मॉल्टन स्टेज में है, और वाही कोर आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, सुनते हो ना आप ऐसे। तो जब यहां से भूकंप की तरंगें प्रवेश करती हैं तो भूकंप की तरंगें ऐसे कर्व ले लेती हैं, क्यों ले लेती हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है, उसका जो फॉर्म है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मेरी बात समझ में आई, वो सब चेंज हो गया, मेरी बात समझ में आई। तो ये पी और एस तरंगें हैं तो मेंटल से होके जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम यहां पर पहुंचते हैं, जिसको मैंने कई बार मैं पढ़ाता हूं, लगभग 103 डिग्री हो या 104 डिग्री लिखा हो या 105 डिग्री हो, यहां से लेंगे उसको, इसको 0 मान लेंगे। अगर ये 0 डिग्री मान लिया तो यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा, 180, तो ये बीच में कितना होगा, 90, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, अगर ये 0 ले लो तो इसको 90, तो ये कितना होगा लगभग 105, 104, 103। तो यहां से लेके लगभग 143 डिग्री, इसको किसी में 143 लिखा है, किसी में 144 लिखा है, 145 लिखा है,
यहां तक इस तरह में कोई भी भूकंप की तरंग, यहां भी ऐसा ही होगा, 105 103 कुछ भी लिख लो, कोई फीता लेके नापने थोड़ी गया वहां पे, से लेके 145 143 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं, इसके बीच में भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी को हम कहते हैं शेडो जोन। क्या कहते हैं इसको? शेडो जोन। क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? क्योंकि जैसे ही ये पी और एस वेव्स हैं इस आउटर कोर, वाही कोर में पहुंचती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से आगे को आउटर कोर में लिक्विड अवस्था में होने के कारण एस तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं। समझ गए ना? एस वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं और वो लिक्विड स्टेज में, लेकिन पी वाली पहुंच जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा रिफ्लेक्शन करते हुए ऐसे निकलती है बाहर। यहां पर कौन सी है? सिर्फ पी वेव्स। तो ये कोर से होके सिर्फ कौन सी जाती हैं? ये वाली, ये सिर्फ पी है, यहां पर पी और एस दोनों हैं। तो लेकिन इस वाले हिस्से में, इतने हिस्से में और इतने हिस्से में न तो पी पहुंच पाती है न तो एस पहुंच पाती है। शेडो, शेडो मतलब किसकी? भूकंप नहीं आता है। तो वो कह रहा है कि जो हर टाइप के भूकंप के लिए शेडो जोन जहां पर पी और एस वेव नहीं पहुंच पाती हैं, वो अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है अलग अलग। जैसे अगर यहां पर फोकस है, ठीक है, तो उसका शेडो जोन यहां बनेगा। अगर मान लो भूकंप यहां से आता है पृथ्वी में, तो इसका शेडो जोन एक यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका भी 105 डिग्री लेंगे। तो हर किसी जगह के लिए, अलग अलग जगह के भूकंप के लिए अलग अलग शेडो जोन होता है। यही तो वो पूछ रहा है। ये एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बात समझ में आई? दूसरा, भूकंप मापी भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री से किसी भी दूरी पर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तरंगों को दर्ज करता है। किसी भी दूरी पर। देखो ये, अब यहां पर स्टेटमेंट की बड़ी खतरनाक गलती है, इसको समझो। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में, अब हिंदी का समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। भूकंप मापी भूकंप के केंद्र से 105 में से किसी भी दूरी पर, 105 में से किसी भी दूरी पर, मतलब नहीं समझे? यहां देखो, seismometers record both P and S waves at any distance out of 105 from the earthquake epicenter। एपिसेंटर से 105 डिग्री से आउट, मतलब बाहर, भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड करता है। यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? बताओ। हिंदी में नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसने आउट का नहीं लिखा। वो कह रहा है कि सीस्मोग्राफ से, सॉरी, जब हम उसको हम नापेंगे भूकंप की तरंगों को, एपिसेंटर से 105 डिग्री तक, एपिसेंटर से जो भी बनाया था मैंने बनाया था ना, एपिसेंटर से यहां तक कितना डिग्री हुआ? 180 पूरा। एपिसेंटर से ये 90 हो गया, एपिसेंटर से 105 डिग्री तक, यहां तक हुआ 105 डिग्री तक भूकंप की तरंगें दर्ज की जाती है। तो पढ़ा ना आपने, भूकंप की तरंगें दर्ज की जाती, कर रहा था दर्ज, लेकिन वो यहां तक पूछ रहा कि आउट ऑफ कह रहा है। वो कह रहा देखो आउट ऑफ मतलब बियॉन्ड 105 डिग्री, या 103 भी लिख सकता है, कोई बात नहीं की बात है। 105 बोले, 103 बोले, 104 बोले की बात। इससे आउट मतलब इधर की ओर। वो कह रहा है कि इसके अंदर नहीं, इससे बाहर सीस्मोग्राफ पी और एस वेव को दर्ज करता है। 105 डिग्री से बाहर, आउट ऑफ, दर्ज करता है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। सही है तो राइट लिखो, गलत है तो रॉन्ग लिखो, फटाफट। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी ये। बताओ स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। राइट है तो राइट, स्टेटमेंट सेकंड। पहला वाला तो सही है ही। और जल्दी, सवाल खतरनाक है, अच्छा सवाल है, लेकिन ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी। विनय कुमार यादव का स्टेटमेंट है ये राइट है। क्या ये बात सही है? बताओ बताओ। आज तुम लोग ना खाना पीना मत खाना, समझ आई तुम्हारी बात? सीस्मोमीटर रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ, मतलब 105 डिग्री से बाहर, आउट ऑफ
वो रिकॉर्ड करता है पी और एस वेव दोनों को। ये स्टेटमेंट है। मतलब उसके हिसाब से 105 डिग्री से आउट, अगर वो विद इन लिखा होता, अंदर होता, तब तो इसके अंदर होता। इसके बाहर 105 डिग्री से बाहर मतलब आगे पी और एस वेव को वो रिकॉर्ड करता है। ये स्टेटमेंट कहा है उसने। इसमें कहां पी और एस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो खाली पी वेव रिकॉर्ड होती है यहां पे, बस इसको छोड़ दो आप। लेकिन इस हिस्से में तो नहीं हो रहा ना 105 से ज्यादा में, ना तो पी वेव आती है यहां पे, ना तो एस आती। फिर भी आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट सही है। हे भगवान। देखो एक चीज बताऊं मैं, आप बड़े हो चुके हो, आपको ना तो कोई मार सकता है, ना आपको गाली गलौज कर सकता है। उसमें बहुत सारी क्राइसिस या वो दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। हम तो युवा हैं, हम तो देश का भविष्य हैं, और हम तो क्या हैं, फलाना है, ढिमका है, ये हम मानते हैं सब कुछ हुआ। सजा कैसे मिलेगी? तो सजा मैंने बताया, आप तो बहुत गंदा टाइप का खाना खाओ आज, अनहेल्दी नहीं खाना है, लेकिन जो चीज़ ना पसंद हो वो खाओ। चाय पीने का मन है, 3 दिन तक चाय मत पियो, अपने आप को कष्ट दो, दोबारा ऐसे आंसर नहीं आएंगे। समझ आई बात? कैसे कैसे आंसर दे देते, कहां से आते हैं ऐसे लोग? समझाने के बाद भी दिमाग को सही से कॉन्सेंट्रेट किया करो, ठीक है। लास्ट 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 ही है ना ये? हाँ। ज्वालामुखी भूपर्पटी में एक छिद्र है। ज्वालामुखी क्या है? अब इसको हिंदी में पढ़ो आप। ज्वालामुखी भूपर्पटी में एक छेद है। छेद है क्या ज्वालामुखी भूपर्पटी में? छेद मतलब एक होल है क्या वो? इंग्लिश में पढ़ो, यहां पर लिख देता हूं मैं। बर्बाद करेगा जो खाली इसमें पड़ेगा, आबाद होगा जो दोनों को पड़ेगा। अब आप समझ गए। एक सवाल नहीं कर सकते आप इस हिसाब से। वोल्केनो इज अ वेंट, बिल्कुल सही बात है। जल्दी पढ़ो। मैं आप लोगों के इमोजी जब देखता हूं ना, इमोजी 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 जो भेजते हो, मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि एक बार इमेज आप हंसने वाली भेजो, फिर दूसरे वो आंसू नहीं टपकाते, सबसे खतरनाक वाला होता है जिसके यहां से ऐसे आंसू निकल रहे होते हैं, जैसे हंसने वाली, फिर आंसू टपकाने वाली, फिर सोचने वाली। एक साथ 3-4 को कॉम्बिनेशन बहुत कम देखा है मैंने। हम लोग एक ही टाइप का दबा देते हैं, खट 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 खट, हंसी वाली या आंसू टपकाने वाली। तो ये क्या कहना चाहता है, इसको आप खुद ही सोचो। ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है बताओ। पहले तो ये बताओ, उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी। भूपर्पटी में वो स्थान जहां से गति शुरू होती है वो अधिकेंद्र कहलाता है। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड एपिसेंटर। जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है वो एपिसेंटर होता है। क्या ये बात सही है? अधिकेंद्र के ऊपर की सतह पर स्थित स्थान उद्गम केंद्र कहा जाता है। ये तो अभी भी पढ़ा था हमने। कौन सा स्टेटमेंट सही है जल्दी बताओ। कौन सा? हाँ सॉरी, उल्टा है, गलत है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी ये एग्जाम में भी आता है। इनकरेक्ट। अच्छे सवाल बनाए हुए हैं। इनकरेक्ट कौन सा? अब जाके कुछ लोगों के समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इमोजी बेस्ड सवाल। वो गलत पूछ रहा है। क्या पहला वाला गलत है? पहला वाला कहां गलत है? वोल्केनो इज क्या? वोल्केनो कहां से आ रहा है? एक वेंट से आ रहा है, सही बात तो है। वोल्केनो कहां से आता है? एक नली के सहारे तो आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट का गलत कैसे कह रहे हो भाई? तो पहला तो सही है ना। तो वन जहां जहां होगा वो तो आंसर होगा ही नहीं इसका। न तो इसका आंसर ए होगा, न तो इसका आंसर सी होगा। आप एलिमिनेट करना सीखो पहले। ए और सी जिसने भी आंसर लगाया वो किस मुंह से लगाया पहले समझो। आप ह्यूमन एरर्स कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, उस पर कंट्रोल करो। तो ए और बी सी तो इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि वोल्केनो कहां से आता है? वेंट से आता है। देखो यहां पढ़ोगे तो या इसको तो गलत कर ही दोगे आप। छिद्र से आता है, छिद्र नहीं है वो, गलत वर्ड है वो, वेंट से आता है। ठीक है, तो ए करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अच्छा, तो या तो आप ये आंसर होगा या तो फिर ये डी आंसर होगा इसका, बी और डी। भूपर्पटी में वो स्थान जहां से गति शुरू होती है। तो गति कहां से शुरू होती है? आपने, मैंने कहा कि पत्थर आपने डाला पानी में, तो जहां से पत्थर पानी में गिरा वहां से वेव्स स्टार्ट होती हैं, वो फोकस होता है। तो गति तो वहीं से शुरू हो गई। तो फोकस से शुरू होती है गति की एपिसेंटर से शुरू होती है? वो कह रहा है कि एपिसेंटर से गति स्टार्ट होती है। ये भी गलत आंसर है, फोकस से स्टार्ट होता है। तो सेकंड आंसर इज रॉन्ग। तो ये जहां, अब या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। दूसरा भी क्या है? गलत है। तो गलत ही तो पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तीसरा, इसको भी कई लोगों ने सही मान लिया। हे भगवान,
उल्टा अधिकेंद्र के ऊपर की सतह पर स्थित स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है। ऐसा कहां होता है? ये तो उल्टा कह रहा हूं। ये कह रहा है जो जहां से भूकंप आता है वो फोकस होता है, यहां से भूकंप की तरंगें सब जगह जाती हैं। सबसे पहले सरफेस पे, ये सरफेस है, सबसे पहले भूकंप की तरंगें जहां पे पहुंचती हैं विच इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो फोकस के जस्ट ऊपर एपिसेंटर होता है। वो क्या पूछ रहा है? द प्लेस सरफेस अबव द एपिसेंटर। एपिसेंटर के ऊपर कहां है? वो एपिसेंटर के तो नीचे है। अबव द एपिसेंटर नहीं होना चाहिए उसका, बेलो द एपिसेंटर होना चाहिए। ठीक है, ये गलत वर्ड है। तो तीसरा भी गलत है। तो 2 गलत 3 गलत। तो आंसर इज बी, ऑल द अबव तो होगा ही नहीं क्योंकि एक तो सही है। तो इजी आंसर था। ऑल द अबव कैसे हो सकता है? पहला तो आंसर सही है ना। तो मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो एलिमिनेट कैसे किया जाए, ऑप्शंस कम से कम कैसे किए जाएं, तो ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। जैसे आपको किसी को प्रॉपर्टी डीलर बनना है, किसी को यूपीएससी निकालना है, किसी को पटवारी बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को एसएससी देना है, किसी को मम्मी के कहने पे बैंक का एग्जाम भी देना है, किसी को घर जमाई बनना है, किसी को हाउसवाइफ बनना है, किसी को पार्लर खोलना है, किसी को कुछ खोलना है। ये तो अलग अलग लोगों को खोलना है। लेकिन अगर इतनी चीजें एक ही आदमी को खोलनी हो, उसके मन में आ रहा है कि मैं आज कोचिंग कर लूँ, आईएएस बन जाऊं, शाम को घर जाऊं तो मैं बिजनेस कर लूं, परसों घूमने चला गया तो प्रॉपर्टी डीलर देख के पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग ही कर लेते हैं। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो सफलता की संभावना हमेशा कम होगी। तो किसी न किसी पे जितने ऑप्शंस कम होंगे उस पर ज्यादा फोकस होगा आपका। ठीक है, इसलिए एलिमिनेट करना सीखो। कम से कम ऑप्शन रहेंगे, ठप्पा लगाने में आसानी होगी। 50-50 प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आंसर के सही होने की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे। तो आप पढ़ो इसको बढ़िया से। ठीक है, तो जो भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ह्यूमन एरर होती है उसको कम से कम करना है। हम सीखने की प्रोसेस पे, धीरे धीरे गलतियां होंगी, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो लेकिन खाना आप थोड़ा सा ढंग का मत खाना आज आप लोग, क्योंकि 2-3 गलतियां आपने महानतम गलतियां करी हैं, कल कम होनी चाहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।